कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। मुझे तो ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। मुझे तो ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा। मुझे तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ना जिंदगी की खुशी ना मौत का है गम, ना जिंदगी की खुशी ना मौत का है गम, जब तक जिएंगे जय भीम कहेंगे हम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग थिंकर्स, वेयर वी डिस्कस आइडियाज दैट मैटर टू एन और नेशन। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो कि अच्छे होंगे। क्या फ्रेंड्स, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, आज मैं आपके सामने द सैक्रिफाइस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ। मुझे मालूम है फ्रेंड्स कि इनके जन्म के बारे में हम अमूमन ही जानते हैं। ये किस फील्ड से, किस कास्ट से, किन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इस चीज को हम अच्छे से जानते भी है, पहचानते भी है। बट ये है ना कि कुछ चीजों को हमें महसूस करने की जरूरत होती है, कुछ चीजों को हमें रियलाइज करने की जरूरत होती है। जैसे कि आज भी हमारे सोसाइटी में कहने को तो ये है कि आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत हो चुका, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार। मतलब इन तमाम चीजों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, बस मुझे ऐसा लगता है कि हम केवल उनको रीड करते हैं, और वो केवल एग्जाम के लिए, वो भी ठीक है। और अगर एग्जाम में आ गई तो ठीक, और नहीं आई तो तब भी ठीक। पॉइंट इज दिस, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज भी हमारे इंडिया में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग SC ST के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो कम नहीं हो रहा है, ठीक है। आज लगभग आजादी को 76 साल हो चुके हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारे इंडिया में संविधान को लागू कर दिया गया था। इट मीन्स इससे पहले 3 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। इस चीज को तो हम अच्छे से जानते हैं। वो जो 3 साल का गैप है 1947 से लेके 1950 तक का, इसमें 3 साल पूरे संविधान को बनने में लगे हैं, इसका मसौदा तैयार करने में लगे हैं, जिसमें और तमाम डॉक्टर्स थे, जो चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, सच्चिदानंद सिन्हा हो, मोतीलाल नेहरू हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, और तमाम जो सदस्य थे। लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण रोल था वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का था। जैसे कि आरोप समिति के अध्यक्ष थे, और भी चीजें थी। और मैंने ये कहीं ना कहीं एक और ऑब्जर्व की है कि महिलाओं के लिए इन्होंने काफी सैक्रिफाइस किया। जैसे कि इनका इस्तीफा देना, कानून मंत्री से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया है कानून मंत्री से इस्तीफा? क्योंकि संविधान सभा में हिंदू कोड बिल को पास नहीं किया जा रहा था, और जब संविधान सभा में हिंदू कोड बिल को पास नहीं किया गया तो इन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। एक्चुअली उसमें क्या था? उसमें ये था कि जो भी महिलाएं हैं उनको भी एजुकेशन में राइट मिले, इक्वलिटी में राइट मिले, तलाक में राइट मिले, बेटे की जितना समाज में बेटे को रिस्पेक्ट देते हो, बेटे को इज्जत देते हो, प्रॉपर्टी में बेटे का नाम रखते हो, इतना ही आप बेटियों को भी दे। उसमें वो सब तमाम तरह की चीजें थी जिसको कि उस टाइम पास नहीं होने दिया, और इस कारण ही इन्होंने हिंदू कोड बिल अगर पास नहीं हो पाया तो इन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। और ये बात और भी कहते हैं कि मैं अगर आपको अपने समाज में तरक्की देखनी है तो आप अपने समाज की तरक्की तब देखो जब तक कि वहां की जो महिलाएं हैं उनकी तरक्की ना हो सके। मतलब आप अपने समाज की जो डेवलपमेंट है, अगर वहां की वुमेन्स डेवलपमेंट है तो तब आप मापिए कि हाँ आपका समाज, आपकी सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है। अगर वहां की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वहां की महिलाएं इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रही है, एजुकेटेड नहीं है वो, ठीक है, वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जीवन नहीं जी पा रही है, तो इन चीजों से समाज की उन्नति या प्रोग्रेस मैं नहीं देख सकता। इन्होंने अपने बयान में बहुत सारी चीजें लिखी है। हालांकि सब चीजों को याद तो नहीं करना पॉसिबल है, बट ये है ना कि अगर हम चीजों को महसूस करें तो हो भी सकता है पॉसिबल। जैसे कि आज भी SC ST के ऊपर अत्याचार कम नहीं हो रही है, ठीक है। आप चाहे तो अब भी बैकवर्ड एरिया में जाके देख सकते हो। दूसरा, लोग बाग तो यही कह देते हैं ना कि वो तो SC है, ST है, उनको तो रिजर्वेशन मिल जाएगा। रिजर्वेशन ऐसे तो नहीं मिलता, ठीक है, रिजर्वेशन ऐसे तो नहीं मिलता देखो, और इतना आसान भी नहीं है मिलना, ठीक है। इसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लंबी प्रोसेस क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस, अगर SC ST कम्युनिटी है, सबसे पहले तो बैकवर्ड है, एकदम बैकवर्ड का मतलब है कि उसके सर पे छत भी नहीं है ना, वो एकदम स्लम एरिया में है, ठीक है। वो अपना जीवन किस तरीके से
बिता रहे हैं, इस चीज को हमें खुद सोचना पड़ेगा। दूसरा, जब यार उनका जीवन इस तरीके से है कि वो रोटी कपड़ा मकान अपनी जो जरूरत है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो एजुकेशन को कैसे कवर अप कर पाएंगे? ठीक है, तो रिजर्वेशन का मतलब है कि जो पिछली जो हमारा सोसाइटी पिछड़ चुका जो हमारा सोसाइटी पिछड़ चुका उसको कहीं ना कहीं इक्वलिटी का दिखा देना, बराबरी समाज में वो भी अपने आप को एकदम तुच्छ ना समझे, उसको भी बराबरी का अधिकार देना केवल। लेकिन हाँ, मैं बोल रही थी कि जब उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है रोटी कपड़ा मकान, ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो वो एजुकेशन क्या कंप्लीट कर पाएंगे? आप सोच के देखो इसी के बारे में, नहीं कर पाएंगे ना। चलिए, अगर उन्होंने कर भी दिया है ना अपना एजुकेशन कंप्लीट, जैसे कि 8वीं कर ली 10वीं कर ली ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो फैमिली जो बैकग्राउंड होता है वो डगमगा जाएगा एकदम, ठीक है। फिर कहेंगे कि तुम अपना कुछ काम वाम देख लो, चाहे वो लड़का हो, अगर लड़की है तो सोचे चलो शादी वादी कर जाए, फिर वही चीजों को लेके, मतलब इंसान प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करना चाहता, उनसे बचना चाहता है। अगर 10वीं भी कर ली, ठीक है, फिर 10% लोग ही 10th तक जा पाते हैं एसटी में, लेकिन आज किसी ने 12th भी कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली, जो बेचारे बहुत मेहनती है, मजदूरी कर करके कर लिया है उन्होंने, 12वीं भी कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली। अब आप ये देख लो, स्टार्टिंग में तो 50% एडमिशन रहते हैं ना 10th क्लास में SC ST के, और फिर वो 12th में जाके 40%, फिर ग्रेजुएशन में जाके 30%, ध्यान से समझे ना, और फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके 20%। और वो जब कंपटीशन करने के लिए बैठता है ना बच्चा, भैया उसको खाने के लिए भी चाहिएगा, पहनने के लिए भी चाहिएगा, उसको फैसिलिटी भी चाहिएगा, ठीक है, ऊपर से तुम्हारे मच्छर खा रहे हैं, ऊपर से तुम्हें गर्मी लग रही है, पेट में तुम्हारे एक न्यूट्रिशन नहीं है, तो कैसे पढ़ पाएगा, कैसे उस मोल में रह पाएगा? कोई भी हो सकता है चाहे इसमें, मैं ये नहीं कह रही कि उसमें आप मैं कोई भी हो सकता है भाई, एज ए वुमेन्स बीइंग हम इस चीज को सोच सकते हैं। दूसरा, वो बच्चे जब ग्रेजुएशन करके निकला है, PG करने के लिए जा रहा है, तो कंपटीशन करेगा, फाइट करेगा, कंपटीशन फाइट करेगा, तो उसको पता नहीं उसमें कितना साल लग जाएगा। चलो एज रिलैक्सेशन तुम दे दिया 3 साल का 4 साल का, बस इससे ज्यादा नहीं ज्यादा 5 साल का, वो तो पता है आप लोगों को 5 साल तक वेट करते करते हो जाता है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ पाती। ये अलग मुद्दा है अपना, ये अलग मैटर है। लेकिन आप मैं ये कहना चाह रही हूँ, वो 10% बच्चे जो कंपटीशन फाइट करता है उसमें से बच्चा निकलेगा। अब तुम प्री कर रहे हो टेस्ट, फिर मेन, ठीक है, फिर इंटरव्यू वगैरह आधों में होता है, आधों में नहीं होता। चलो कोई भी एक भर्ती ले लो, चाहे वो SSC की हो या टीचर्स की हो, कोई भी वैकेंसी ले लो, अगर वो 10% बच्चा कंपटीशन फाइट कर रहा है, कंपटीशन फाइट करने के बाद उसको नाम नहीं आ रहा है, वो वहां डाउन हो गया, 5% बच गया बच्चा, ठीक है, 5% बच्चा बच गया, 5% में से फिर वो एफर्ट करेगा, फिर निकल गया 5% का, तो मेंस लिखेगा, मेंस में से कितना परसेंट, 2 या 3% बच्चे मेंस तक पहुंच पाते हैं, ठीक है, और 1% तक जाके बच्चा इंटरव्यू वगैरह फेस करता है, फाइनल कट ऑफ में नहीं। और जब कभी कट ऑफ का नंबर आता है ना, जब कभी कट ऑफ का नंबर आता है, तब जाके उसमें मेरिट में ऐड होता है रिजर्वेशन, ठीक है, कि इतने परसेंट में SC की कट ऑफ लगी, इतने परसेंट में ST की लगी, और इतने परसेंट में OBC की लगी, इतने में विदाउट रिजर्व कैटेगरी की लगी। अब आप सोचिए देखो कि कितनी लंबी प्रोसेस है, और लोग बात कह देते हैं ना कि हाँ रिजर्वेशन तो मिला हुआ है, रिजर्वेशन तो मिला हुआ है, तो आसानी से तो कोई चीज नहीं मिली हुई है, और अगर मिल भी रहा है तो कौन सा यूज कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, ठीक है, अगर यूज करे तो इतने यूथ नहीं है, अगर कोई यूथ निकल भी रहा है तो वो अपनी जो उनकी एडिक्ट रहती है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो टैबको चीविंग हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी फिर इश्यू हो सकता है, उसमें उलझे हुए है, ठीक है, बाकी आधों को होश नहीं आती, कुछ को होश रहती है पढ़ने लिखने की, वो फिर पढ़ ही नहीं पाते। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 या 2% ही बच्चा आगे जा पाता है, और उसमें से लोग कह देते हैं ना कि उनको तो एजुकेशन मिल गया, ऐसे थे ना, ऐसे थे ना। तो ये चीज बोलना आसान है, लेकिन इस चीज को एनालिसिस करना उससे भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें रहती है। एक ये मुद्दा हो गया। दूसरा, लोग आगे कहते हैं ना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो केवल इज लीडर ऑफ दलित कम्युनिटी ओनली, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ जो दलित के लीडर्स नहीं है, ठीक है, अगर चाहे वो कोई भी सोशल रिफॉर्म्स हो, उससे हमें कुछ अगर अच्छी बातें तो सीखने को मिल सकता है। जैसे कि विदेश में रहे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़े, इनको लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान, 32 डिग्री इनके पास में थी, तो इनके पास में तमाम तरह की चीजें थी, इनके साथ में इन्होंने बचपन से ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा है, वही बचपन से भेदभाव, इनको स्कूल से बाहर बैठा दिया जाता था, स्कूल से बाहर बैठा दिया जाता था, वहां पे अगर चौकीदार पानी पिला रहा तो पानी को ऊपर से पिलाया जाता था, ठीक है, और भी तमाम तरह की चीजें, जैसे कि इनकी कास्ट पूछ के इनको रूम ना मिलना, और जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इनके 3-4 बच्चे खत्म हो जाना, इनकी बीवी ने इनसे बोला कि ऐसे ऐसे करके तमाम तरह की प्रॉब्लम चली है घर में, तो इन्होंने ये कहा कि मैं अपने 2-3 बच्चों के लिए
लाखों करोड़ों बच्चों को कुर्बान कुर्बान नहीं कर सकता। ये तो मेरे बच्चे खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन जो अभी आने वाले जो जनरेशन है या इन फ्यूचर जो जनरेशन है, मैं उनको भविष्य खत्म नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने फिर भी इतना सैक्रिफाइस किया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, ठीक है, अपने घर परिवार को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने केवल अपनाया किसको? एजुकेशन को। और एजुकेशन इन्होंने वो हथियार बनाया है, क्योंकि वो कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो